नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पिछले साल इजराइल पर हुए हमले की बरसी के दिन हमास ने इजराइल के सबसे बड़े शहर पर रॉकेट दागे हैं। हमास ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद हमला किया। सोमवार को तेल अवीव पर दागे गए इन रॉकेट हमलों में 2 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। ये दोनों महिलाएं हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने बताया कि गजा के खान यूनिस से तेल अवीव पर 5 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा दक्षिणी गजा से 4 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें 3 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि वो लेबनान और गजा में हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच 7 अक्टूबर की बरसी पर उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी, जिनमें 10 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने हमले के बाद उत्तरी गजा के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और डच प्रधानमंत्री डिक स्कोफ ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान की न्यूक्लियर डील पर फोन पर बात की। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने गजा और लेबनान में इजराइल के नरसंहार और पश्चिमी देशों के रुख का उल्लेख किया। पेजेशकियान ने कहा कि मुझे ईरान का राष्ट्रपति घरेलू एकता और वैश्विक मित्रता के लिए चुना गया था। हालांकि मेरे पहले आधिकारिक दिन पर ही इजराइल ने गजा में अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने के लिए तेहरान में हमारे मेहमान की हत्या कर दी। पेजेशकियान ने कहा कि इन आतंकवादी कार्रवाइयों की निंदा करने के बजाय अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश हमसे संयम बरतने का आग्रह करते रहे। इस बातचीत में डच PM ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि पूर्वी एशिया और तनाव नहीं झेल सकता और हमने सभी पक्षों से बढ़ते संघर्षों से बचने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि नीदरलैंड ने इजराइल से गजा में तुरंत युद्ध विराम के लिए सहमत होने का आग्रह किया और लेबनान में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी पहल का समर्थन किया। डच PM ने ईरान की न्यूक्लियर डील के तहत अपने न्यूक्लियर दायित्वों को फिर से शुरू करने की ईरान की इच्छा पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। बता दें, न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान ने वेस्टर्न सैंक्शंस को खत्म करने के बदले में अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों पर पर्याप्त रोक और निगरानी करने की प्रतिबद्धता जताई है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। अब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर ने दक्षिणी लेबनानी बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस के बीच भारी हताहत होने की खबर दी। कमांडर ने कहा कि हाल के दिनों में जब से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने जमीनी अभियान की घोषणा की है, हमने दुश्मन के 25 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला है, जबकि 130 से अधिक घायल हो गए हैं। दुश्मन ने इनमें से कुछ आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी जनता से क्या छुपाया है। अब एक खबर चर्चा में है, वो ये है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने लेबनान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। उन्होंने लेबनान के PM से कहा कि तुर्की लेबनान की मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने उतरने वाला है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि तुर्की लेबनान को जरूरी मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। फिदान ने यह भी कहा कि लेबनान पर इजराइल के हमलों का वैश्विक स्तर पर नकारात्मक असर होगा। फिदान ने जोर देकर कहा कि ये हमले जल्द से जल्द समाप्त होने चाहिए और इजरायली सैनिकों को लेबनानी क्षेत्र से वापस जाना चाहिए। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह ने सोमवार यानी आज तड़के कहा कि उसने उत्तरी शहर हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये 24 घंटे में क्षेत्र में सैन्य स्थिति पर तीसरा हमला है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। रामम अस्पताल का कहना है कि हाइफा में रॉकेट हमले में 10 लोग घायल हो गए। रविवार देर रात समूह ने एक बयान में कहा कि इससे पहले हाइफा के दक्षिण में एक अन्य बेस पर 2 हमलों की सूचना दी गई थी। वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि हाइफा पर लेबनान से दागे गए रॉकेटों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। IDF ने कहा कि वो जांच कर रहा है क्योंकि ये लेबनान से हाइफा पर दागे गए 5 रॉकेटों को रोकने में विफल रहा। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन लगातार इजराइल पर हवाई हमले कर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उत्तरी इजराइल में लगभग 20 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। हालांकि साथ में ये भी बताया गया है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है और एक कार में आग लग गई। हमास का कहना है कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, जो पिछले साल इजरायली शासन के बढ़ते अत्याचारों के जवाब में शुरू किया गया था, उसने इजराइल की कथित सैन्य श्रेष्ठता को तोड़ दिया है। खलील अल हया ने कहा कि ऑपरेशन को अंजाम देते हुए फलस्तीनी लड़ाकों ने वीरतापूर्ण काम किए, जिन्होंने शक्ति संतुलन को बदल दिया।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम अपनी जमीन और पवित्र स्थलों की पूरी आजादी चाहते हैं। इजराइल ने रविवार की देर रात लेबनान पर कई सारे हवाई हमले किए हैं। ये हमले लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से पर किए गए। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हथियार भंडारों को निशाना बनाया है। वहीं इजरायली अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि कैसे रविवार की रात हिजबुल्लाह के 5 रॉकेट इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में कामयाब रहे। रविवार की रात हिजबुल्लाह की 5 मिसाइलें इजरायल के हाइफा शहर में गिरी थी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर बताया कि पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच हुई मुलाकात में कई समझौते हुए हैं। इन समझौतों में भारत और मालदीव के बीच $40 करोड़ का करेंसी स्वैप समझौता हुआ। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी और मालदीव के नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के बीच MOU हुआ। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए CBI और मालदीव के एंटी करप्शन कमीशन के बीच MOU हुआ। खेल और युवा मामले में आपसी सहयोग को लेकर भारत और मालदीव के बीच MOU हुआ। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक जारी बयान में कहा कि भारत ने हमेशा से ही पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है। पीएम मोदी ने जोर देकर बोला है कि भारत के मालदीव के साथ रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। ये भी कहा गया है कि जो सहायता भारत अभी दे रहा है वो आगे भी जारी रहने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करने के लिए तैयार है। पत्रकारों की ओर से उनसे पूछा गया कि क्या वो PDP के साथ गठबंधन करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। उनका कहना है कि वो सभी एक ही चीज के लिए काम करते हैं, भले ही वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनको यकीन है कि कांग्रेस भी इससे कोई आपत्ति नहीं जताएगी। फारूक अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वो CM होंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरी समस्या ये होगी कि हम एक मजबूत सरकार कैसे बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर यानी कल आने वाले हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन की सरकार बताई गई है। हालांकि मामला बहुमत से थोड़ा ही आगे दिखाई दे रहा है, कुछ सीटें भी आगे हैं, इसलिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल परेशान हैं। वो इसलिए क्योंकि जनादेश में सिर्फ जनता का वोट शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर में असल सत्ता की चाबी तो LG के हाथ में चल रही है। असल में 5 विधायकों को चुनने का काम LG को भी करना है, यानी कि 90 सीटों वाली विधानसभा की संख्या 95 होने वाली है। इस स्थिति में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों तक बढ़ जाएगा। अब कांग्रेस NC इसे संविधान के विरोध बता रहे हैं। उनके मुताबिक जो भी सरकार बनेगी उससे राय लेने के बाद ही LG को ये फैसला लेना चाहिए। बता दें 370 हटने के बाद ही केंद्र द्वारा LG को एक ताकत दे दी गई थी। उस ताकत के तहत 5 विधायकों को नामित करने की जिम्मेदारी LG के पास रहेगी। अब स्थानीय पार्टियों का आरोप है कि स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि बहुमत 48 सीटों पर मिलने वाला है या फिर 46 सीटों पर। कुछ पार्टियों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरह से 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, अब फिर वैसा ही प्रयास किया जा रहा है। तर्क तो यहाँ तक दिया जा रहा है कि ऐसे फैसले किसी अल्पमत पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं, वहीं किसी बहुमत वाली पार्टी को अल्पमत में ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में उपचुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। वायुसेना के पास फाइटर प्लेन की ताकत ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। हालत यह है कि भारत के फाइटर प्लेन की क्षमता साल 1965 से भी कम है। वही लोग इस पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं।
वो आश्चर्यचकित हैं कि वायुसेना की क्षमता 1965 से भी कम हो गई है। जबकि पीएम मोदी बातें लंबी लंबी करते हैं, लोग क्षमता कम होने के कारण बता रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रणाली में घपलेबाजी। लोगों का कहना है कि मोदी जी और उनका दल देशभक्ति के लंबे चौड़े दावे करते हैं, लेकिन उनका असली काम सिर्फ हर क्षेत्र में वसूली करने और मित्रों को उपकृत करने वाला मिलता है। भारतीय वायुसेना की ताकत 1965 से भी कम होने पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी से लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान मौजूदा एसेट्स के संरक्षण और कर्मियों को उनके सही तरीके से उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग देने पर है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों का उत्पादन समय से पीछे चल रहा है, उसको तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही नए मल्टी रोल वाले फाइटर प्लेन विमानों की जरूरत कल से ही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि वायुसेना ने 2018 में मेक इन इंडिया योजना के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पिछले 6 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई दोनों ने ही इस खबर की पुष्टि की। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी अभियुक्त हैं। हालांकि इन सभी को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस मुकदमे में कोई भी दम नहीं है, हम इस केस को जरूर जीतेंगे। बता दें, लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले जमीनें ली थीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना मंदिर के विवादित मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर महाराष्ट्र के ठाणे में दर्ज की गई। इससे पहले यूपी में नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यति नरसिंहानंद ने कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर यूपी और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सोमवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सोचने के बाद ये निर्णय लिया है। उन्होंने समर्थन के लिए त्रिपुरा सरकार, जिम्नास्टिक फेडरेशन और भारतीय खेल प्राधिकरण का धन्यवाद किया। दीपा कर्माकर ने कहा कि मैं भले ही रिटायर हो रही हूं, लेकिन जिम्नास्टिक से मेरा कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। मैं चाहती हूं कि इस खेल को कुछ वापस दे सकूं। सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जयसूर्या को हेड कोच बनाने का फैसला सोमवार को लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर बताया कि सनथ जयसूर्या हेड कोच के पद पर 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि हाल ही में भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला किया गया है। टीम के इन दौरे के दौरान सनथ जयसूर्या अंतरिम हेड पद पर थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।